Hello students, welcome to lecture number 19 of National Income and Related Aggregates। हमने पढ़ा है कि सबसे ज़्यादा एरर जो रहता है वो रहता है प्रोडक्ट मेथड में, आउटपुट मेथड में, वैल्यू एडेड मेथड में। वाई? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? क्योंकि इस मेथड में डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा प्रसिस्ट करती है। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एंड व्हाट इज़ डबल काउंटिंग? एक ही चीज़ बार बार ऐड करना, एक चीज़ 2 से 3 बार ऐड करना, एक से ज़्यादा बार ऐड करना। पहले एक एग्जांपल समझते हैं, डबल काउंटिंग का कंसेप्ट समझते हैं, फिर नोट्स की तरफ मूव करते हैं। The example is पनीर। पनीर का एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, चीज का और बटर का। माई डैड इज हैविंग द डेयरी फार्मिंग, डेयरी, तो मैं उसी से रिलेट करके आपको एक एग्जाम्पल बना रहा हूं। मिस्टर ए किसी विलेज से आता है मॉर्निंग, उसने बफलो रखी हुई है, काव रखी हुई है, और डेली मॉर्निंग मिस्टर बी को मिल्क सेल करते हैं। सो मिस्टर ए ने सेल की मिस्टर बी को मिल्क रुपीज 10,000। अब इसके अंदर बफलो का खर्चा, जिस जगह पे वो रहता है उसका रेंट का खर्चा काम करता है, बफलो को जो उसने खिलाना है, सीड्स, ग्रास, उन सबका खर्चा इसमें इंक्लूडेड है। मिस्टर बी उसने वो मिल्क के डिफरेंट पार्ट्स किए, 4 अलग अलग पार्ट्स किए, उसमें कुछ चेंजेस किए, काइंड ऑफ, शायद कुछ पानी डालना था या कुछ केमिकल ताकि जल्दी ख़राब ना हो, या उसको बॉईल करा के सेल करना था ताकि पेस्चराइज्ड मिल्क हो। उसने कुछ खर्चा ऐड किया और वही मिल्क कुछ चेंजेस के साथ सी को भेज दिया 15,000 में। अब जो 5,000 ऐड हुआ है वो कौन सा है? उसने जो खर्चा किया और उसका अपना प्रॉफिट मार्जिन। सो मिस्टर बी ने सी को 15,000 में बेचा, 10,000 का सामान खरीदा था, उस पर कुछ खर्चा किया और प्रॉफिट मार्जिन डाल के 5,000 एक्स्ट्रा लगा के सी को बेच दिया। मिस्टर सी ने उसका टेम्परेचर कंट्रोल करके, दैट हैपेंस टू बी फॉर एग्जांपल माय डैड, वेरका कंपनी को सेल किया, क्योंकि वेरका कंपनी को बिल्कुल क्लीन मिल्क चाहिए होता है एक प्रॉपर टेम्परेचर के ऊपर। और मिस्टर सी ने वेरका कंपनी को वही मिल्क आगे सेल कर दिया, बट उसमें टेम्परेचर कंट्रोल करके या फिर डिफरेंट पैक्स में, जैसे वेरका की डिमांड थी, और वो उसने बेचा 17,000 में। तो मिस्टर सी ने जो वेरका को मिल्क बेचा उसमें 2,000 का प्रॉफिट नहीं है, उसका अपना खर्चा भी तो है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट 17,000। अब वेरका कंपनी ने उस मिल्क को चीज में कन्वर्ट किया और सेल कर दिया अपने काउंटर पे, जहां पर लोग आके वो मिल्क खरीदते हैं। पर मिल्क को किस में कन्वर्ट किया गया? चीज में, 25,000 में। वाई 25,000? क्योंकि जो 8,000 है उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा लीजिए या फिर आप उसका प्रॉफिट लगा लीजिए और जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं। और उस काउंटर वाले ने सेल कर दिया चीज टू कॉमन पर्सन, पब्लिक को, 26,000 में। 1,000 उसकी जगह का रेंट, उस छोटू रखा हुआ है लेबर,
कैपिटल पर इंटरेस्ट और अपना प्रॉफिट। अब अगर आप इन सबको प्लस करेंगे, ए की इनकम, बी की इनकम, सी की इनकम, वेरका की इनकम, काउंटर की इनकम, तो देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, क्योंकि जो मिल्क है वो 5 बार कंप्यूट हो गया। एक बार ए टू बी, बी टू सी टू वेरका, वेरका टू काउंटर, काउंटर टू पब्लिक। सो डबल काउंटिंग नहीं, 5 टाइम काउंटिंग होगी। अब इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जा सकता है? इस प्रॉब्लम को ठीक करने के 2 मेथड्स हैं। डबल काउंटिंग प्रॉब्लम को ठीक करने के 2 मेथड्स हैं। द फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर मेथड, other is subtraction of intermediate cost. What is expenditure method? Expenditure on final good and service. Expenditure on final good and service. इनमें से final good and service कौन सी है? बिल्कुल लास्ट में जो final good and service है वो कौन सी है? 26,000. So according to expenditure method, we'll take 26,000. But according to value added method, हम क्या करेंगे? हर पॉइंट पे इंटरमीडिएट कॉस्ट माइनस करेंगे। प्लीज चेक। नेट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इस क्वेश्चन में चेंज इन स्टॉक तो गिवन ही नहीं है, सो बेसिकली वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट इज वैल्यू एडेड। व्हाट इज वैल्यू एडेड? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। मिस्टर ए ने कितने का सामान बी को बेचा? 10,000। उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी है? 0, क्योंकि उसने तो किसी से कुछ सामान खरीदा ही नहीं ना, उसने तो शुरुआत ही की है 10,000। मिस्टर बी ने कितने की सेल की? 15,000। पर उसने किससे सामान खरीदा था? ए से। इंटरमीडिएट कॉस्ट कितने का? 10,000, बन गया 5,000। सो बी ने सेल की 15,000 की और गुड्स खरीदे थे 10,000 के परचेजेस। सो 15 माइनस 10 इज 5। इंटरमीडिएट वैल्यू एडेड, मतलब बी ने इस कंट्री में 5,000 की वैल्यू एडिशन की है। एंड व्हाट इज दैट 5,000? इट्स रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। मिस्टर सी ने वेरका को बेचा कितने में? 17,000। खरीदा कितने में था? 15,000। तो कितनी वैल्यू एडिशन की? 2,000। मिस्टर डी ने सेल, मिस्टर डी मीन्स वेरका ने कितने का सेल किया? 25,000 अपने काउंटर्स पे, फ्रेंचाइजीज डिस्ट्रीब्यूशन पर, डिस्ट्रीब्यूटर्स पे। खरीदा था 17,000 का। हाउ मच इट इज? 8,000। वेरका ने इस कंट्री में वैल्यू एडिशन में 8,000 रुपये तक की हेल्प की है। और काउंटर, फ्रेंचाइजर, डिस्ट्रीब्यूटर, उसने बेचा 26,000 में, खरीदा था 25,000 में, 1,000 की वैल्यू ऐड हुई है। व्हाट इज टोटल? 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 8 25 प्लस 1 26। एक्सपेंडिचर मेथड। सो प्रोडक्ट मेथड में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि एक की परचेजेस दूसरे की सेल, जिसकी सेल और दूसरे की परचेजेस, और हमेशा हर फर्म का जो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, दैट मीन्स वैल्यू एडेड आती है, उन सबको ऐड करके जीडीपी एट एमपी बनता है। एक्सपेंडिचर मेथड से भी जीडीपी एट एमपी ही आता है, यू नो दैट। So what is double counting problem? Double counting problem is one of the major problem of while estimating the national income. It means one thing is added more than once. It will overestimate the national income of the country. There are two methods to avoid the problem of double counting. One, calculate only the final expenditure on goods and services. Two,
While computing each addition, you are supposed to subtract intermediate cost. Please open page number 20. Page number 20. Double counting. What is double counting? The counting of the value of commodity, underline करके लिखिए service. The counting of the value of commodity or service more than once is called double counting. This leads to overestimation of the value of goods and services produced. Overestimation, national income ज़्यादा शो होगी. Thus, the importance of avoiding double counting lies in avoiding overestimating the value of domestic product. तो अगर आप डबल काउंटिंग इग्नोर कर रहे हैं, दैट मीन्स आप ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम को भी अवॉइड कर रहे हैं. एग्जाम्पल, अ फार्मर प्रोड्यूसेस 1 ton of wheat and sells for 400 in the market to a flour mill. चक्की वाले को 400 में बेचा wheat. The flour mill sells it for 600 to the baker. उसकी पिसाई करके उसको पाउडर में कन्वर्ट करके फ्लोर मिल को बेचा, फ्लोर मिल ने बेकर को बेचा, बेकरी शॉप को. The baker sells the bread to the shopkeeper for 800. उससे ब्रेड बनाई गई, बोन ब्रेड, और बोन ब्रेड शॉपकीपर में 800 तक की बेची गई. The shopkeeper sells the entire bread to the final consumer to 900. सारा की सारी ब्रेड 900 में बेच दी गई. हम इज्यूम करें सारा बेचा, अगर नहीं बेचा तो वो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, इसीलिए हम क्लोजिंग स्टॉक को सेल्स में एडजस्ट कर देते हैं विदाउट प्रॉफिट, और ओपनिंग स्टॉक को इंटरमीडिएट कॉस्ट में ले लेते हैं, दैट इज परचेजेस. नेट सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक. Closing stock has been sold to the proprietor itself, minus opening stock minus intermediate cost. Opening stock means हमने खर्चा किया goods बनाने में. So the value of output is 400 plus 600 plus 800 plus 900 2700. इन सबको प्लस कर दो, this plus this plus this plus this plus this, वो आ गया value of output. In fact, the value of wheat is counted 4 times. Value of services of the miller, flour mill, thrice, and the value of services of baker twice. बेकर की सर्विसेज 2 बार कंप्यूट हुई है, मिलर की 3 बार, और वीट की वैल्यू 4 बार कंप्यूट हुई है. लाइक दिस फॉर 5 times, this for 4 times, this for 3 times, this for 2 times, and this only for once. In other words, value of wheat and value of services of the miller and the baker have been counted more than once. The counting of the value of commodity more than once is called double counting, and this is the problem of double counting. To avoid the problem of double counting, following 2 methods are used. 1. Final output method. सिर्फ final expenditure लो. According to this method, the value of intermediate goods is not considered. Only the value of final goods and services is considered. In the above example, the value of final goods of bread is 900. Full stop. आगे लिख लीजिए. It refers to the expenditure on final goods and services. It refers to the expenditure on. It refers to the expenditure on final goods and services. Second, value added method. Another method to avoid the problem of double counting is to estimate the total value added at each stage of production. आप हर स्टेज पे उसी की वैल्यू ऐड निकालो. In the above example, the value added at each stage of production is 400, 200, 200 and 100. How come 400, 200, 200, 100? शो कर देते हैं बना के. We have farmer, लिख लीजिए, वैल्यू एडेड इज इक्वल टू, नीचे जगह गिवन है उधर एक्सप्लेन कर देंगे. वैल्यू एडेड इज इक्वल टू
वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फार्मर अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल, फार्मर ने 400 में बेचा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन थी 0, तो बना 400। देन वी हैव मिलर। मिलर ने बेचा है बेकर को 600 में, पर खरीदा था 400 में, तो 200 की वैल्यू एडिशन की उसने, न्यू जनरेशन की 200 में। मिलर ने बेचा बेकर को बेचा है, डन। उसके बाद बेकर ने बेचा शॉपकीपर को 800, खरीदा था मिलर से 600 में, विच इज 200। अब शॉपकीपर ने बेचा कंज्यूमर को 900 में, खरीदा था 800 में। और जब आप इन सबको ऐड करेंगे, दैट इज 4 + 2 + 2 + 1, दैट इज 900। एंड दिस इज बेसिकली जो नीचे गिवन है, द वैल्यू ऑफ आउटपुट अवॉइडिंग द डबल काउंटिंग प्रॉब्लम। ये नोट कर लीजिए नीचे। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, प्लीज नोट इट डाउन। I hope you are clear with what is double counting. Speed up. Speed up everyone. जी, एक क्वेश्चन हमारा बीच में पेंडिंग है, पहले वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, state whether the following statements are true or false, give reasons. You need to tell whether the statement is correct or not. Number 1, नॉमिनल जीडीपी कैन नेवर बी लेस देन रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी रियल से कभी कम नहीं हो सकती। व्हाट इज रियल जीडीपी? नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। रियल जीडीपी नॉमिनल बाय प्राइस। सो अगर ये 1 से बड़ा है, प्राइस इंडेक्स 1 से बड़ा है, 100 से बड़ा है, तो रियल जीडीपी, इफ प्राइस इंडेक्स इज 100, तो रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी। अगर प्राइस इंडेक्स 100 आता है तो दोनों सेम हो जाएंगे। अगर प्राइस इंडेक्स 100 से बड़ा आता है, मतलब इन्फ्लेशन है, तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, रियल विल बी लेस। सो रियल जीडीपी वुड बी लेस देन नॉमिनल, दैट मीन्स नॉमिनल विल बी द बिगर वन। और अगर प्राइस इंडेक्स 100 से छोटा रहता है, से 90 और 0.9, सो 1000 बाय 0.9, तो ये अमाउंट बड़ी हो जाएगी। रियल जीडीपी वुड बी ग्रेटर देन नॉमिनल जीडीपी। सो रियल नॉमिनल का क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। बड़ा भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द प्राइस इंडेक्स। सारा कुछ प्राइस इंडेक्स पे ही डिपेंडेंट है। नॉमिनल जीडीपी कैन नेवर बी लेस देन रियल जीडीपी। 11th के 3 पार्ट हैं, ए बी सी। राइट डाउन। ए, 11th ए, फॉल्स। 11th ए, फॉल्स।
nominal GDP will be less than real GDP. Nominal GDP will be less than real GDP when the price index is less than 100. When the price index, that is GDP deflator, is less than 100. It is possible when there is fall in general price level. When there is fall in general price level in the economy. Full stop. फॉर्मूला लिख लीजिए. Real GDP is equal to nominal GDP by price index. Please note down the formula. Real GDP is equal to nominal GDP by price index. Next, question number 11th का B part. You need not write the whole one, that would be okay. B part. Gross domestic capital formation is always greater than gross fixed capital formation. What is gross domestic capital formation? Gross domestic capital formation is basically the summation of gross domestic fixed capital formation plus inventory investment, that is change in stock. क्योंकि इसमें दो चीज़ें प्लस होती हैं, आई रिपीट, क्योंकि इसमें दो चीज़ें प्लस होती हैं तो ये हमेशा बड़ा होगा, ऐसा नहीं है. क्योंकि चेंज इन स्टॉक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है. इफ चेंज इन स्टॉक इज जीरो, दे बोथ विल बी इक्वल टू ईच अदर. इफ चेंज इन स्टॉक इज पॉजिटिव, so the domestic investment expenditure is greater than the fixed investment expenditure, and if it is negative, then this will be smaller than this. लिखिए, falls comma gross domestic capital formation, gross domestic capital formation can be greater, comma lesser, can be greater, comma lesser, or equal to gross fixed capital formation, full stop. It completely depends upon the value of change in stock. It completely depends upon the value of, इन्वर्टेड्स में लिखेंगे, चेंज इन स्टॉक, full stop. It is so because
ये नोट डाउन कीजिए फॉर्मूला, इट इज सो बिकॉज, ये फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक के ब्रैकेट में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, and change in stock can be 0, positive or negative, and change in stock can be 0, positive or negative, full stop। इस क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट सी, हमने एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा है। व्हाट इज एक्सपेंडिचर मेथड? जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। और डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में दो पार्ट्स आते हैं, एक फिक्स्ड और एक चेंज इन स्टॉक। हम यहां पे जी क्यों लेते हैं? क्योंकि ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होती है। ये ग्रॉस क्यों होती है? क्योंकि ये ग्रॉस होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अगर यहां पे नेट फिक्स्ड होगी तो ये हो जाएगी नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो हमारे पास एनडीपी एट एमपी आ जाएगा। हम, आपको याद होगा हमने न्यूमेरिकल्स में डेप्रिसिएशन ऐड की थी क्योंकि ग्रॉस चाहिए होता है, वही चीज है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। एनडीपी एट एमपी विल अकाउंट यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से एनडीपी एट एमपी आता है? नो, जीडीपी एट एमपी आता है। एनडीपी एट एमपी आ सकता है बट नॉर्मली जीडीपी एट एमपी आता है। लिखिए फॉल्स कॉमा false, comma, using expenditure method, GDP at MP will be the resultant figure. Using expenditure method, GDP at MP, gross domestic product at market price, GDP at MP will be the resultant figure, full stop. It is so because the fixed investment is considered at gross values. Gross को inverted में, the fixed investments are considered at gross values, ब्रैकेट में inclusive of depreciation, full stop। Question number 77. What is meant by double counting? Why should it be avoided? डबल काउंटिंग क्या है अभी हमने इसी लेक्चर में किया है। Why should it be avoided? इसे अवॉइड करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप इसे अवॉइड नहीं करेंगे तो एक ही चीज़ दो या एक से ज़्यादा बार कंप्यूट होगी, जिसका मतलब है आपकी नेशनल इनकम ओवर एस्टिमेटेड होगी, ज़्यादा वैल्यू पे शो होगी। इस वजह से डबल काउंटिंग को अवॉइड करना ज़रूरी है। राइट डाउन, रेफर पेज नंबर 20, रेफर पेज नंबर 20 और लिखिए, एक लाइन आगे लिख लीजिए। डबल काउंटिंग शुड बी अवॉइडेड, डबल काउंटिंग शुड बी अवॉइडेड टू अवॉइड ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, full stop।
वी आर लेफ्ट विथ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, जिसके अंदर 2 से 3 मेथड्स इकट्ठे करके पूछे जाते हैं। 6 मार्क का क्वेश्चन जनरली वो आता है। तो कल के लेक्चर फ्रॉम 20, कुछ 3 से 4 लेक्चर उसमें जाएंगे। फ्रॉम लेक्चर 20 यू आर स्ट्रांगली एडवाइज्ड कि आपको तीनों लेक्चर्स, तीनों मेथड्स के फॉर्मूले टिप्स पे हों। द गोल्डन रूल्स, इनकम मेथड फार्मूला, expenditure method formula and value added product method formulas. This should be on your tips now. Clear? Let's wind up our lecture by doing a out of the box question. Please note down the question. Question note down कीजिए. This is our last question, जिससे हमारे ये चैप्टर के concepts complete हो रहे हैं, but practice के लिए we still have 3 to 4 lectures. The question is, compute net value added at factor cost. Compute net value added at factor cost, NVA at FC, of firm G, of firm G from the following data. From the following data. और ये सब चीजें आपको गिवन है। नंबर 1, प्राइस ऑफ यूनिट सोल्ड। एक चीज हमने 15 रुपए की बेची। नंबर 2, यूनिट सोल्ड हमने 12,000 यूनिट्स बेचे हैं। से पेन, 15 रुपए का पेन बेचा और 12,000 पेन बेचे। डोमेस्टिक परचेजेस, 50,000 का रॉ मटेरियल हमने इंडिया के विद इन ही खरीदा है। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स, 10,000 का सामान रॉ मटेरियल हमने फॉरेन से, अब्रॉड से खरीदा है। ROW, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 5, जिस पर हमने 1,000 का GST पे की है। GST पेड 1,000। ये जो GST है ये इनपुट आउटपुट एडजस्ट करके आता है, जो 1,000 हमने गवर्नमेंट को पे किया है। पेन की फैक्ट्री हमने विलेज में बनाई है, जिससे हमें गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है 800 रुपीज। 1,000 का GST पे किया, जिस पर 800 की सब्सिडी मिल गई, क्योंकि हमने जो प्लांट लगाया है वो इकोनॉमिक जोन में लगाया है या फिर विलेज में लगाया है। इंक्रीज इन स्टॉक, हमारा स्टॉक पहले था whatever और अब स्टॉक हो गया whatever प्लस 7,000। पहले स्टॉक था X, अब हो गया X प्लस 7,000। So whatever the stock in the beginning, opening stock was, closing is X plus 7. And the most important, purchase of machinery 1,10,000, whose estimated life is 5 years and scrap value is 10,000. हमने 1,10,000 की मशीनरी खरीदी, जो हमें लगता है 5 साल तक काम करेगी, एस्टिमेटेड ही होता है, और 5 साल बाद उसको स्क्रैप में हम 10,000 में बेच देंगे। हमने मशीनरी, पेन बनाने के लिए जो मशीनरी खरीदी वो 1,10,000 की थी। 10,000 की हम स्क्रैप में 5 साल के बाद एस्टिमेटेड वैल्यू में, एस्टिमेटेड ईयर्स में बेच देंगे। और आपको निकालना है NVA at FC, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। सॉल्यूशन, GVA at MP is equal to net sales plus change in stock minus intermediate consumption. This is the formula. What is net sales? हमने 12,000 पेन बेचे, एक पेन 15 का। हमने 12,000 पेन बेचे, एक पेन 15 का, तो 1,00,000
80,000 is net sales. The net sales is 1,80,000 plus change in stock. What is change in stock? Closing stock minus opening stock. But इसमें तो इंक्रीज इन स्टॉक है, आपको याद है, आपको पता है इंक्रीज इन स्टॉक प्लस होता है, डिक्रीज इन स्टॉक माइनस होता है. तो इंक्रीज इन स्टॉक प्लस हो जाएगा 7,000. दीज आर वर्किंग नोट्स, फर्स्ट सेकेंड. क्यों प्लस होता है? इंक्रीज इन स्टॉक प्लस डिक्रीज इन स्टॉक माइनस. क्यों? लेट्स सी. ओपनिंग स्टॉक को हम ले लेते हैं x, तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये शो करने की जरूरत नहीं है, आपकी रेफरेंस के लिए. 7,000 बढ़ गया x प्लस 7,000. सो व्हाट इज चेंज इन स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक. हाउ मच इज चेंज इन स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक minus opening stock. X plus 7,000 minus x, x minus 7,000, x plus 7,000 minus x is nothing but 7,000. C plus हो गया, डिक्रीज होता तो ये माइनस 7,000 आ जाता. इंटरमीडिएट कंजम्पशन, note number 3. Intermediate consumption. It is purchase of raw material, not purchase of machinery. Domestic purchases 50,000. Import of raw material 10,000. 50,000 is domestic purchases. Import of raw material is 10,000. Purchase of machinery नहीं consider होगा. So it is 50 plus 10, 60. One lakh 80,000 plus 7,000 minus 60,000 is rupee 1,27,000. 1,27,000. बट उन्होंने GV8MP नहीं पूछा है. They've asked NV8FC. From GV8MP. This is net, this is gross, minus depreciation. This is value added, this is value added. No role for NIFA. This is FC, this is MP. Minus net indirect taxes. So GV8MP 1,27,000 minus depreciation. Number 4, depreciation. Cost minus scrap divided by number of years. Depreciation हर साल चार्ज होती है. Depreciation every year चार्ज होती है. मशीन है 1,10,000 की, मशीन है 1,10,000 की, हम उसे 10,000 में बेच देंगे एस्टिमेटेड. तो हमें एक्चुअल में मशीन पड़ी 1,00,000 की. 1,10,000 की मशीन है, 10,000 में हम स्क्रैप में बेचेंगे तो हमें मशीन पड़ी 1,00,000 की. 5 साल के लिए तो हर साल 20,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी. 20,000 फॉर द फर्स्ट ईयर, 20,000 फॉर द सेकेंड ईयर, 20 फॉर द थर्ड, 20 फॉर द फोर्थ, 20 फॉर द फिफ्थ. So depreciation is 1,10,000 minus 10,000 divided by 5 estimated value. 1,00,000 divided by 5, 20,000. Minus net indirect taxes. What are net indirect taxes? Is indirect taxes minus subsidies. Indirect taxes given in the question as GST 1,000,
Subsidies we have availed 800. So it is 200. Please mark star on depreciation and net sales. इस क्वेश्चन के 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट आए हैं, नेट सेल्स और डेप्रिसिएशन. सो NV8FC इज रुपीज 1,27,000 minus 20,000 minus 200, 1,06,800. 1,27,000 minus 20,000 minus 200, 1,06,800. That's it. This is our lecture number 19 and we are left with the comprehensive questions only. Giving you 1 minute, speed up, complete कीजिए सब. 30 seconds, not more than that. Bye bye, take care, God bless.